आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले बात दिल्ली, आगरा, नोएडा समेत 40 जगहों की, जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। आगरा में 3 बड़े जूता व्यापारी और एनसीआर के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। जिन लोगों के यहां छापेमारी हो रही है उनके बारे में कहा जा रहा है कि अब ये सभी जो बताए जा रहे हैं वो अखिलेश यादव के काफी करीबी है। एसीई ग्रुप के चेयरमैन अजय चौधरी को लोग संजू नागर के नाम से जानते हैं। आयकर विभाग की नोएडा डिवीजन ने एसीई ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, आगरा इन सभी ठिकानों पर कार्रवाई की है। ये भी आपको बताते चलें कि इससे पहले पीयूष जैन के यहां कानपुर और कन्नौज में करीब 271 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। चुनाव से पहले आयकर विभाग की छापेमारी यूपी में एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है, तो ऐसे में लगातार अभी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। पीयूष जैन के घर पर छापेमारी हुई और अब जिस तरह से छापेमारी की खबर सामने निकल कर आ रही है, इससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे संवाददाता अमित शर्मा है हमारे साथ, नोएडा से हमारे संवाददाता कपिल चौधरी का रुख कर लेते हैं। अमित, सबसे पहले आप ही से मैं पूछना चाहूंगी, हमारे साथ बने हुए हैं कपिल, सबसे पहले रुख आपका, पूरी खबर को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा पीछे की तरफ दिखाएं। ये एस ग्रुप जो नोएडा का सबसे बड़ा बिल्डर माना जाता है और काफी रसूखदार माना जाता है, क्योंकि बसपा सरकार में भी काफी अच्छी पैठ रखते थे और उसके बाद में समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। आयकर विभाग की लगातार यहाँ छापेमारी जारी है। नोएडा समेत आगरा, बागपत समेत कई जगह यहाँ पर आयकर की छापेमारी लगातार चल रही है। अब देखना होगा कि आयकर की छापेमारी में किस तरह से चीजें सामने निकल करके आएंगी और किस तरह से आयकर की छापेमारी आगे की तरफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां यहाँ पर बच चुकी हैं, चुनावी बिगुल उठ चुका है, लगातार आयकर की छापेमारी हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एस ग्रुप का जो ये मालिक है अजय चौधरी बताया जा रहा है, उसके यहाँ पर आयकर की छापेमारी नोएडा और आगरा, अलग बागपत कई जगह पे लगातार छापेमारी जारी है। नया अमित आप बताएं, अभी तक क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है इस पूरी छापेमारी को देखते हुए? अमित, आवाज मिल पा रही है? शायद अमित से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। कपिल, जिस तरह से आपने पूरी डिटेल बताई, हमने देखा कि पहले पीयूष जैन के यहाँ पर भी छापेमारी हुई थी, 271 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई, जिसके बाद सभी की आंखें खुल गई, या कहें कि आंखें फटी की फटी रह गई जब इतना पैसा देखा गया। तो अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ अभी तक सामने आया है, किस किस चीज की बरामदगी हुई है, या अभी तक छापेमारी में कुछ सामने इंफॉर्मेशन इन सब चीजों को लेकर नहीं आई है? नेहा, देखिए जिस तरह से अगर छापेमारी की बात करें कि आज सुबह से ही, आज मंगलवार का दिन है, आज सुबह से ही आईटी की जो कई टीमें हैं वो लगातार जो है एक साथ छापेमारी की है। प्रदेश में कई जगह आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो एस ग्रुप का पूरा ये एम्पायर खड़ा हुआ है। नोएडा का बड़ा बिल्डर बताया जा रहा है, अजय चौधरी नाम बताया जाता है उनका, और अखिलेश यादव के काफी करीबी है। अभी सूत्रों की जानकारी के अनुसार अभी जो आयकर की टीम है वो अंदर मौजूद है, आयकर विभाग की टीम अंदर मौजूद है। अभी तक जो है आयकर के अधिकारियों ने किसी से भी कोई बात नहीं की है कि आखिर जो है छापेमारी किस कारणों से हुई है या किन चीजों को लेकर के हुई है, लेकिन हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि आईटी विभाग की जो छापेमारी है, जिस तरह से कपिल हमें बता रहे हैं कि आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी। कपिल, आप बता रहे थे कि ये जो छापेमारी चल रही है, जिन जिन ठिकानों पर, जिन जिन लोगों के यहाँ अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी ये सभी माने जा रहे हैं, और पहले भी हमने देखा था कि कनेक्शन जो था अखिलेश यादव से ही निकलकर उनका सामने आया था। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं, बसपा सरकार में मायावती के भी काफी करीबी बताए जा रहे थे, लेकिन लगातार जो है इस तरह से छापेमारी हो रही है और लगातार आयकर की टीमें जो है मौजूद है अंदर। अब देखना होगा कि आयकर की टीमों को कितनी अहम चीजें मिल पाती है यहाँ पे। जिस तरह से लगातार छापेमारी हो रही है, उत्तर प्रदेश के कई जगह ठिकानों पर आईटी की टीम एक साथ छापेमारी कर रही है, क्योंकि चुनावी इस समय बिगुल बच चुका है और लगातार छापेमारी जारी है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई घोटाले की जो बू आ रही थी तो उसका भी कहीं ना कहीं खुलासा हो सकता है, लेकिन सूत्रों की माने तो अभी तक आयकर के अधिकारियों ने आकर के किसी से भी कोई बातचीत नहीं की है। अभी आयकर के विभाग के अधिकारी जो है अंदर लगातार मौके पर मौजूद है और जो फाइलें हैं सभी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। जी ठीक है अमित, आपको अभी तक क्या अपडेट मिल पा रही है पूरी छापेमारी को देखते हुए? अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज मिल पा रही है। मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव के करीबी
3 शू एक्सपोर्टर्स के यहाँ पे छापा मारा गया है। आप पीछे देख सकते हैं, ये मन्नू अलग का घर है जो अखिलेश यादव के बहुत ज्यादा करीबी बताए जाते हैं। इनके अलावा मानसी चंद्रा और एक अन्य शू एक्सपोर्टर के यहाँ पे छापामारी की गई है। ये छापेमारी की शुरुआत कन्नौज और लखनऊ के बाद अब आगरा में देखने को मिल रही है। इनमें सारी कॉमन बात यह है कि जितने भी लोगों के खिलाफ ये छापेमारी की जा रही है वो अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। जी जी, तो हमें जिस तरह से ये बात निकलकर सामने आ रही है, आपने कहा लखनऊ में, आगरा में छापेमारी हो रही है, सुबह से ही छापेमारी जारी है और ऐसा नहीं कि अभी शुरुआत हुई है। इससे पहले हमने देखा पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई, उनका भी कनेक्शन अखिलेश से बताया गया। तो ऐसे में क्या अभी तक कोई रिएक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से? क्योंकि जिस तरह हमने देखा था पहले पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई थी तो समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर कहें कि अखिलेश यादव का ये कहना था कि चुनाव है सर पर और इसीलिए सरकार की तरफ से एजेंसियों का एक बार फिर दुरुपयोग किया जा रहा है और छापेमारी की जा रही है, हम तो पहले से तैयार थे। हाँ, अखिलेश यादव लगातार डिफेंड कर रहे हैं इसको, पीयूष जैन की छापेमारी को वो सरकार की गलती बता रहे हैं। और उसके बाद पुष्पराज जैन के यहाँ पे जो छापेमारी हुई है उन्होंने कहा कि सरकार अपनी गलती नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। आप मेरे इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो मन्नू अलग हैं वो अखिलेश यादव के सहपाठी हैं। अभी हाल ही में मन्नू अलग की माताजी का स्वर्गवास हुआ था जहाँ अखिलेश यादव स्वयं सांत्वना देने के लिए आए थे। तो जाहिर तौर पे, सीधे तौर पे ये माना जा रहा है कि जितने भी लोगों के खिलाफ यहाँ पे छापेमारी की जा रही है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से परोक्ष या अप्रोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कपिल और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे अभी एक अधिकारी की गाड़ी है जो कि इनकम टैक्स के अधिकारी है। लगातार छापेमारी की जा रही है। आप देख सकते हैं, मैं गेट दिखा रहा हूँ आपको जहाँ पे जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स के लगातार घर में आ जा रहे हैं। जी कपिल, आवाज मिल पा रही है आपको? तो आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे दोनों संवाददाता जो डिटेल में यहाँ पर बताते नजर आए कि छापेमारी सुबह से जारी है, करीब 40 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर आयकर विभाग की ये छापेमारी जारी है। आपको शायद आवाज हमारे संवाददाता तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमें मिल पाई है कि 40 ठिकाने जहां पर लगातार छापेमारी हो रही है, जूता व्यापारी बताए जा रहे हैं जिनके यहां छापेमारी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी तक जो निकलकर सामने आई है कि ये जिन लोगों के यहां छापेमारी चल रही है वो अखिलेश के करीबी माने जा रहे हैं। और इससे पहले पीयूष जैन के यहां भी कानपुर और कन्नौज में हमने देखा था छापेमारी हुई थी, करीब 271 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। और खैर देखने वाली बात यह होगी कि अब इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बढ़ते आगे, कोरोना के नए वेरिएंट की अगर बात करें तो इसका कहर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है, तेजी से फैल रहा है। और इस बीच ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट ओमिस्योर का ICMR की मंजूरी इन्हें मिल गई है। ओमिस्योर किट से ओमिक्रॉन संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। इसे टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। मौजूदा समय में ओमिक्रॉन की टेस्टिंग क्षमता भारत में काफी कम है। 5 से 10% कोरोना के मरीजों का ही ओमिक्रॉन टेस्ट हो पाता है। अब ऐसे समय में ओमिस्योर को मंजूरी मिलने से ओमिक्रॉन की जांच में काफी मदद मिल पाएगी। ये भी बताते चले कि भारत के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ओमिक्रॉन के अब तक करीब 1892 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 766 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं या विदेश भी चले गए हैं। ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 568 मामले सामने आए और इसके बाद दिल्ली की बात करें तो 382, केरल में 185, राजस्थान में 174, गुजरात में करीब 152 और तमिलनाडु भी पीछे नहीं है, 121 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी कारण इस साल गंगा सागर मेले को बंद करने की मांग की गई है। गंगा सागर मेले को टालने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। पेशे से डॉक्टर अभिनंदन मंडल ने कोलकाता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अब याचिकाकर्ता ने मेले में लगने वाले जमावड़े की वजह से कोविड-19 संक्रमण का खतरा
और बढ़ने की आशंका जताई है, जो कि जाहिर है कि अगर लोग इकट्ठा होंगे तो संक्रमण तेजी से फैलेगा। याचिकाकर्ता डॉक्टर अभिनंदन मंडल ने अपनी याचिका में कहा है कि गंगा सागर में करीब 30 लाख लोग जमा होते हैं। मेले में इतनी भारी संख्या में जमावड़े से कोरोना संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है और इससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने की आशंका है। अब इस मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन दिया गया है कि लोग किसी भी तरह से समुद्र में प्रवेश ना करें। वादी के मुताबिक इस मेले में हर साल करीब 30 लाख लोग आते हैं। वैसे में जन स्वास्थ्य व्यवस्था दांव पर है। याचिकाकर्ता खुद एक डॉक्टर के रूप में नहीं चाहते कि तीसरी लहर में गंगा सागर मेला के लिए फिर से भयावह स्थिति हो। वादी के वकील सूर्यनील दास ने कहा कि मामले की सुनवाई 5 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा किए जाने की संभावना है। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य में सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कई और भी पाबंदियां लगाई गई हैं। अब जब हम जिक्र कोरोना वायरस जैसी महामारी का कर रहे हैं तो ये संक्रमण पंजाब में भी तेजी से फैल रहा है। पंजाब सरकार ने सूबे में कड़ी पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। अब पंजाब सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक राज्य में 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि कई ऐसे राज्य और भी हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश, एमपी पहले से यहां पर नाइट कर्फ्यू है। पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और पंजाब में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू अब जारी रहेगा। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और बाकी सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है। बस, सिनेमा हॉल, जिम, रेस्तरां को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। पंजाब सरकार की तरफ से ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य में पाबंदियां बढ़ाने को लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए। कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए 15 जनवरी के बाद भी पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं। अब इससे पहले सोमवार की बात करें तो सीएम चन्नी ने कोरोना की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी।49 में करीब 349 कोरोना के फिलहाल एक्टिव केस हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों ने अब केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता को बढ़ा दिया है। पंजाब में सोमवार को कोरोना विस्फोट देखने को मिला, जहां पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा छात्र संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की सूचना पंजाब के मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका ने दी है। कॉलेज में इतनी संख्या में छात्रों को कोरोना होने के बाद हॉस्टल को फौरन खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताते चले कि इस हॉस्टल में 1000 के करीब स्टूडेंट्स रहते हैं। राज्य में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में पूरे राज्य के हालातों को देखते हुए उनका जायजा लिया गया। आज भी कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे बेकाबू होता जा रहा है। इसको देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। राज्य में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1771 हो गई है। प्रदेश में पटियाला शहर के हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। यहां सोमवार को 143 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक के रामनगर में एक ऐसा मामला देखने को मिला जिसने पूरे सूबे को सकते में डाल दिया है। दरअसल रामनगर में डीबीआर अंबेडकर और बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा के प्रतिमाओं का अनावरण करने का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम बसवराज बोम्मई के साथ ही कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डीके सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता अश्वथ नारायण द्वारा दिए गए भाषण को लेकर डीके सुरेश कुमार के बीच मारपीट की नौबत आ गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप तस्वीरें देखिए। इस पूरे वाकये के दौरान सीएम मंच पर मौजूद थे। बताते चले कि मुख्यमंत्री के रूप में ये बोम्मई की पहली रामनगर यात्रा थी, जिस दौरान ये पूरा वाकया हुआ। और वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर बाबा कालीचरण के विवादित बयान का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब एक और बाबा ने बापू को लेकर विवादित बयान दे डाला है। नरसिंहपुर में सोमवार को भागवत कथावाचक तरुण मुरारी बापू ने महात्मा गांधी को देशद्रोही उन्होंने बताया, जिसके बाद नरसिंहपुर स्टेशनगंज पुलिस ने विभिन्न धाराओं में तरुण मुरारी बापू पर मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल नरसिंहपुर के छिंदवाड़ा रोड स्थित वीरा लॉन में श्रीमद् भगवत कथा का कार्यक्रम हो रहा था। इसमें कथावाचक के रूप में तरुण मुरारी बापू शामिल हुए थे। तरुण मुरारी ने महात्मा गांधी को लेकर कहा कि जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो कैसे राष्ट्रपिता हो सकता है, मैं उसका विरोध करता हूं, वो राष्ट्रद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ना तो महात्मा है ना ही राष्ट्रपिता हो सकते हैं, बल्कि उन्होंने देश के टुकड़े कर दिए, वो देशद्रोही हैं। उन्होंने अपनी जीते जी भारत के टुकड़े करवा दिए, इसीलिए उन्हें देशद्रोही कहा जाना चाहिए। मुरारी बापू के इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है
और कांग्रेस ने ज्ञापन देते हुए तरुण बापू पर तत्काल मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की भी मांग की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में अपनी चमकदार पतंग जैसी आकृति को ले लिया है। वर्तमान में टेलीस्कोप पृथ्वी से 8 लाख किलोमीटर दूर है। पिछले हफ्ते इसने अपने सनशील्ड को तैनात किया। हालांकि इंजीनियर्स ने इसके 5 लेयर वाले कवर को खोलने में देरी करने का फैसला किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में अपनी चमकदार पतंग जैसी आकृति को ले लिया है। वर्तमान में टेलीस्कोप पृथ्वी से 8 लाख किलोमीटर दूर है। पिछले हफ्ते जैसा कि मैंने बताया कि अपने सनशील्ड को इसने तैनात किया है। हालांकि इंजीनियर्स का यह कहना है कि देरी से इसे खोला गया। 2x6 नासा की टीम ने स्पेस में टेलीस्कोप के व्यवहार के बारे में ज्यादा जानने के दौरान इसके पावर सिस्टम को अनुकूलित करने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। सोमवार को जेम्स वेब की सनशील्ड को खोलने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। नासा की टीम ने स्पेस में टेलीस्कोप के व्यवहार के बारे में ज्यादा जानने के दौरान इसके पावर सिस्टम को दोबारा से खोलने पर ध्यान केंद्रित किया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि नासा ने कहा कि टीम टेलीस्कोप की अनफोल्डिंग प्रोसेस में अगला प्रमुख तैनाती कदम उठाने के लिए स्थिति का विश्लेषण कर रही है। वो ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि अनफोल्डिंग प्रोसेस के लिए मोटर ऑपरेशन के शुरू होने पर निर्धारित तापमान कितना रहे। और उधर ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। अब इस वजह से देश भर के अस्पतालों और टेस्टिंग सेंटर्स पर दबाव बढ़ रहा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि भारत में भी कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। अब ऐसे में अगर भारत में ऑस्ट्रेलिया जैसे हालात पैदा होते हैं और कोरोना लहर अपने चरम पर पहुंचती है तो स्वास्थ्य सेवा पर खासा दबाव आ सकता है। लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की दर बढ़ सकती है। हालात कोरोना की दूसरी लहर जैसे हो सकते हैं। जब देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा दबाव पड़ा तो चिंता भी बढ़ेगी। और चिंता की बात यह भी है कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक कहा जा रहा है कि इसके लक्षण हल्के हैं और वेरिएंट के फैलने की रफ्तार ज्यादा है। अब ऐसे में अगर भारत में लोग ओमिक्रॉन से तेजी से संक्रमित होते हैं तो यह सरकार के लिए चिंता का सबब बन सकती है। अस्पतालों में भर्ती होने की दर में इजाफा हो सकता है। इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर देखने को मिलेगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में 23,131 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं जो नए साल के दिन सामने आए और 22,577 मामलों से ज्यादा है। कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में 1,344 लोग भर्ती थे जो इससे एक दिन पहले भर्ती मरीजों की संख्या से करीब 140 से ज्यादा है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के बीच अमेरिका में सोमवार को 10 लाख से ज्यादा कोविड-19 के मामले अब सामने आए हैं। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना वायरस की किसी भी पिछली लहर की तुलना में 3 गुना से ज्यादा नए मामले दर्ज किए। अकेले सोमवार को 10 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए और इस हफ्ते के आंकड़े सामने आने पर कोरोना वायरस के संक्रमण में काफी बढ़ोतरी की उम्मीद थी और वैसा देखने को भी मिला है। लेकिन आपको बता दें कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह में हर 100 अमेरिकियों में से लगभग 1 कोरोना पॉजिटिव है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस प्रतिक्रिया टीम के साथ बैठक करने की योजना बनाई ताकि ओमिक्रॉन पर कार्रवाई की जा सके और उस पर चर्चा भी की जा सके। तो अमेरिका में भी हालात कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। और हम अगर बात यहां पर भारत की करें तो भारत में भी लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का प्रसार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि जब एक तरफ ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं तो ऐसे में भारत में भी कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की तरफ से अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है जिसमें पंजाब भी अब शामिल है। पंजाब में भी अब से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो एफएम न्यूज अपने सभी दर्शकों से एक बार फिर यही अपील करता है कि जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है, ओमिक्रॉन के मामले भी देखने को मिल रहे हैं और तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। ऐसे में आप सभी लोगों को अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे अहम बात 2 गज दूरी का पालन करना है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।